नमस्कार, आपका स्वागत है तिवारी एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 8 हिंदी व्याकरण के लिए अध्याय 29 की, जिसका शीर्षक है निबंध लेखन यानी ऐसे राइटिंग। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्या कुछ खास है आज के इस वीडियो में हमारे जानने के लिए। तो जैसा कि पहली लाइन में लिखा है कि निबंध एक रचनात्मक कला है। इसे अपने मन के भावों या विचारों को नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। निबंध अपने विचार, भाव तथा अभिव्यक्ति को प्रकट करने का सबसे उत्तम साधन है। रोज़मर्रा में हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति भाषा के माध्यम से हमारे अपनों परिचितों के बीच करते हैं, लेकिन निबंध एक ऐसी विधा है जिसमें हम किसी विषय पर उसके संपूर्ण बिंदुओं के ऊपर चर्चा कर सकते हैं। लिखित रूप से, प्रामाणिक रूप से जो भी हमारा नज़रिया है उसको भी व्यक्त कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि अपने मन के भावों या विचारों को नियंत्रित ढंग से लिखना निबंध कहलाता है। निबंध लिखते समय हम अपने मन में आने वाली हर बात को उसमें नहीं लिख सकते। उस विषय से संबंधित हमें सोच समझकर, जैसा कि लिखा है, विचारों को नियंत्रित करके एक ढंग होता है उसमें लिखना पड़ता है। तो अगर आप एक अच्छा निबंध लिखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके प्रश्न पत्र में यदि निबंध आए और उसमें आपको अच्छे और पूर्ण अंक प्राप्त हों, तो उसके लिए आपको जो है कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब वो बातें कौन सी हैं? वो बातें कहलाती हैं अच्छे निबंध के कुछ गुण। तो चलिए समझते हैं कौन कौन से गुण हैं। सबसे पहला गुण तो ये है कि निबंध का आरंभ बहुत ही रोचक होना चाहिए। अगर निबंध का आरंभ रोचक नहीं होगा तो वो पढ़ने वाले को आकर्षित अपनी ओर नहीं करेगा, और जो भी पाठक होगा उसको आगे पढ़ने की इच्छा नहीं होगी। रोचक होने से मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जब आप किसी निबंध की शुरुआत कर रहे हैं तो आपको किसी तरह का कोई हास्य वहाँ पर करना है, या कोई कविता लिखनी है, या कोई शेर शायरी लिखनी है। रोचक होने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे तथ्यों के साथ शुरुआत होनी चाहिए उस निबंध के, मान लीजिए इंट्रोडक्शन की, कि वाकई में वह एक सोचनीय विषय प्रतीत हो। दूसरा एक गुण है, निबंध विषय के दायरे में होता है। इस बात का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि जिस विषय पर हम निबंध लिख रहे हैं वो विषय से हम भटके ना। निबंध लिखते समय हमेशा विषय के दायरे में रहकर ही हमें जो है वहाँ पर निबंध की प्रत्येक पंक्ति को, बिंदु को लिखना पड़ता है। इसके बाद में अगला गुण है शुद्ध वर्तनी तथा विराम चिन्हों का ध्यान रखा जाता है। वर्तनी हमेशा शुद्ध होनी चाहिए, अन्यथा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। और विराम चिन्हों का ध्यान रखने का क्या महत्व है, ये हम पिछले अध्याय में, जिसमें हमने विराम चिन्ह के बारे में पढ़ा था, हम समझ ही चुके थे। उसमें एक बहुत अच्छा उदाहरण हमने देखा था कि एक वाक्य था जिसमें कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, रोको मत जाने दो। अब यदि हम यहाँ पे अल्प विराम रोको के बाद लगा दें तो ये हो जाएगा रोको मत जाने दो। लेकिन यही अल्प विराम अगर हम मत के बाद लगा दें तो रोको मत जाने दो। देखा आपने, एक अल्प विराम के अलग अलग जगह पर लगने से शब्दों के वही होने पर भी अर्थ कितना ज़्यादा बदल गया, बिल्कुल विपरीत अर्थ। तो इसी तरह से हम जब निबंध लिखते हैं तो हमें विराम चिन्हों का ध्यान भी रखना पड़ता है। इसके बाद में जो अगला गुण है वो है निबंध की भाषा विषय के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि विषय कुछ और है और हम भाषा कुछ और प्रयोग कर रहे हैं। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा ये समझा देना चाहता हूँ कि अलग अलग विषय की अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग शब्दकोश होते हैं। एक ही शब्द के अलग अलग विषयों में एक ही भाषा में अलग अलग अर्थ निकल जाते हैं। तो हमें इस बात का ध्यान यहाँ पर रखना चाहिए। इसके बाद में लिखा हुआ है, विषय की जानकारी को श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना चाहिए। एक सीक्वेंस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, श्रृंखला का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सोचिए आप निबंध लिख रहे हैं और सारांश पहले लिख दिया और इंट्रोडक्शन आप लास्ट में लिख रहे हैं, प्रस्तावना को, तो वह निबंध कैसा लगेगा? बिल्कुल ठीक नहीं लगेगा। जहाँ सिर होना चाहिए वहाँ सिर होना चाहिए, जहाँ पैर होना चाहिए वहाँ पर पैर होना चाहिए। इसीलिए लिखा है कि विषय की जानकारी को श्रृंखलाबद्ध तरीके से हमेशा प्रस्तुत हमें करना चाहिए। अब आपके सामने कुछ निबंधों के उदाहरण हैं। इनको मैं शुद्ध वर्तनी के साथ आपके सामने पढ़ने वाला हूँ। जहाँ मुझे लगेगा इसमें समझाने जैसा कुछ है वहाँ पर रुककर आपको समझाऊंगा भी। तो आप पूरी तरह से यहाँ पर ध्यान से इन निबंधों को सुनिएगा, समझिएगा और देखिएगा कि क्या ये सारे गुण जिस पर अभी हमने चर्चा की वो इन निबंधों के हिस्से में आए हैं या नहीं। तो चलिए सबसे पहला निबंध मैं आपके सामने पढ़ता हूँ। वो कौन सा है? इस निबंध का शीर्षक है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब यहाँ पे लिखा है, सबसे पहले पैराग्राफ में लिखा है,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस मूलतः कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता है, के निवासी थे, किंतु इनके पिता कटक में मजिस्ट्रेट थे। वहीं शिशु सुभाष का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था। बालक सुभाष की आरंभिक शिक्षा दीक्षा कटक में ही हुई थी। उनके पिता यद्यपि कटक उड़ीसा में बस गए थे, किंतु उन्हें कलकत्ता आना जाना पड़ता था। आप देख रहे हैं पहला पैराग्राफ संभवतः इंट्रोडक्शन से संबंधित था। अब दूसरे पैराग्राफ में हम उनकी शिक्षा दीक्षा की बात करेंगे। श्री सुभाष चंद्र बोस 22 वर्ष की युवा उम्र में भारत छोड़कर पढ़ाई करने के लिए 15 सितंबर 1919 को लंदन गए थे। उसी समय प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। यद्यपि इस युद्ध से अंग्रेजों को काफ़ी धक्का लगा था। हाँ, सुभाष जी के इंग्लैंड जाने से पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड जरूर हुआ था, जिससे सारा भारत देश तिलमिलाया हुआ था। इंग्लैंड में इस खबर को ज़्यादा विस्तार से छपने नहीं दिया गया, इसलिए सुभाष भी इस घटना से ज़्यादा अवगत नहीं थे। महात्मा गांधी और कुछ नेतागण लोगों को जागरूक कर रहे थे। अब अगले पैराग्राफ में लिखा है, सुभाष बाबू के लिए एक और मुश्किल थी। वे अपने पिता से किए हुए वादे की ICS परीक्षा पास करके लौटना है की वजह से वे काफ़ी तल्लीनता से अध्ययन करने में जुटे हुए थे। अपने उद्देश्य में सफल होने के पश्चात सुभाष को भारत की स्थिति के बारे में पता चला। उन्होंने अंग्रेजी सरकार की नौकरी न करके देश सेवा का कार्य करने का निर्णय लिया। भारत में आकर वे सर्वप्रथम महात्मा गांधी से मिले और अहिंसा और असहयोग आंदोलन में कांग्रेस का साथ दिया। सुभाष बाबू की कार्यनिष्ठा देखकर उन्हें बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया और इसी समय साइमन कमीशन की नियुक्ति का विरोध करने के लिए एक आंदोलन छेड़ा गया। साइमन कमीशन वापस जाओ। इस आंदोलन के पश्चात वे सन 1928 में अखिल भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने और कालांतर में उन्होंने अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बागडोर अपने हाथ में ली। सन 1931 तक उसके अध्यक्ष बने रहे। कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के बाद गांधी जी और अन्य उदारवादी, जो कि नर्म दल वाले हैं, दल से मतभेद होने के कारण मई 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा देकर अपनी फॉरवर्ड ब्लॉक नाम पार्टी उन्होंने नामक बना ली। निर्भीक सुभाष चंद्र बोस बिना ज़्यादा परीक्षा के भारत को ब्रिटिश दासता से आज़ाद कराने के पक्षधर थे। 1942 जनवरी में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई। आज़ाद हिंद फौज का उद्देश्य भी यही था कि भारत को हाथ जोड़कर और चरखा चलाकर नहीं, अपितु महाशक्ति का उपयोग करके आज़ाद कराया जाए। स्वतंत्रता के इस अमर सेनानी का दुखद अंत कैसे हुआ अथवा वे अभी तक जीवित हैं या नहीं, ये चर्चा का विषय है। कुछ लोगों का कथन है कि एक जापानी जहाज़ में, जिसमें ये भी सवार थे, आग लग जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। आज सुभाष जी, जिन्हें भारतवासी नेताजी के प्रिय संबोधन से पुकारते हैं, हमारे बीच में नहीं है, किंतु उनका नाम भारत की स्वतंत्रता के अग्रणी सेनानियों में सदा अमर रहेगा। तो आपने देखा कि सुभाष चंद्र बोस इस निबंध का विषय था और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के समग्र जीवन का परिचय, जिसकी वजह से उन्हें जाना जाता है, वो सब कुछ इस निबंध में समाहित था, वो भी एक क्रम से। अब एक और उदाहरण हमारे सामने है निबंध का। ये निबंध है, इसका शीर्षक है समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का महत्व। अब इसमें क्या बताया है, देखिए। इसमें लिखा है, लोकतंत्र में समाचार पत्रों तथा पत्रिकाओं का काफ़ी महत्व होता है। समाचार पत्र लोकमत को व्यक्त करने का सबसे सशक्त साधन है। जब रेडियो तथा टेलीविज़न का ज़्यादा जोर नहीं था, समाचार पत्रों में छपे समाचार पढ़कर ही लोग देश विदेश में घटित घटनाओं की जानकारी प्राप्त किया करते थे। अब रेडियो तथा टेलीविज़न सरकारी क्षेत्र सूचना के साधन माने जाते हैं। अतः तटस्थ और सही समाचारों के लिए ज़्यादातर लोग समाचार पत्रों को पढ़ना अधिक उचित और प्रामाणिक समझते हैं। समाचार पत्र केवल समाचार अथवा सूचना ही प्रकाशित नहीं करते, वरन उसमें अलग अलग विषयों के लिए अलग अलग पन्ने और स्तंभ निर्धारित होते हैं। पहला पन्ना सबसे महत्वपूर्ण खबरों के लिए होता है। महत्वपूर्ण में भी जो सबसे ज़्यादा ज्वलंत खबर होती है, वह मुख्य पृष्ठ पर सबसे ऊपर छापी जाती है। पहले पृष्ठ का शेष भाग अन्यत्र छापा जाता है। अखबार का दूसरा पन्ना ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होता, उसमें प्रायः वर्गीकृत विज्ञापन छापे जाते हैं। तृतीय पृष्ठ पर ज़्यादातर स्थानीय समाचार तथा कुछ बड़े विज्ञापन छापे जाते हैं। चौथा पृष्ठ भी प्रायः खबरों तथा बाजार भावों के लिए होता है। पांचवें पृष्ठ में सांस्कृतिक गतिविधियां और कुछ खबरें छापी जाती हैं। बीच के पृष्ठ के दाहिनी ओर भी महत्वपूर्ण लेख,
सूचनाएं एवं विज्ञापन दिए जाते हैं। अगले पृष्ठों पर स्वास्थ्य, महिला मंडल, बालवाड़ी जैसे स्तंभ होते हैं। अंतिम पृष्ठ से पहले खेल समाचार, सोना चांदी, जिंसों आदि के भाव होते हैं। कुछ अखबार बहुत चर्चित कंपनियों के शेयर भाव अपने पाठकों के लिए छापते हैं। अंतिम पृष्ठ पर पहले पृष्ठ का शेष भाग तथा अन्य महत्वपूर्ण खबरों को छापते हैं। पहले अखबार केवल इकरंगे हुआ करते थे, यानी एक रंग के। उसमें छापे गए चित्र ब्लैक एंड व्हाइट होते थे। अब छपाई अथवा मुद्रण कला में काफ़ी प्रगति हुई है, जिसकी वजह से अखबारों में अनेक प्रकार के आकर्षक रंगीन चित्र भी छापे जाते हैं। रविवारीय और बुधवारीय परिशिष्टों में कहानियाँ, कविताएं, निबंध और उत्कृष्ट विज्ञापन छापे जाते हैं। अखबार का मुख्य पृष्ठ काफ़ी अच्छा होना चाहिए। कुछ पाठक तो अच्छा संपादकीय तथा मोटी खबरें पढ़ने के लिए ही अखबार खरीदते हैं। कुछ अखबार ऐसे होते हैं जिनमें रिक्तियों, खाली स्थानों की खबरें काफ़ी विस्तार में छापी जाती हैं। अखबार कई प्रकार के होते हैं। दैनिक, त्रिदिवसीय, साप्ताहिक, पाक्षिक अथवा मासिक अखबार भी होते हैं। आमतौर से दैनिक समाचार पत्र ही ज़्यादा लोकप्रिय होते हैं। कुछ साप्ताहिक अखबार होते हैं जो पूरे सप्ताह की गतिविधियों का लेखा जोखा छापते हैं। अखबार के बाद पत्रिकाओं का भी अपना एक विशिष्ट महत्व है। पत्रिकाएं ज़्यादातर विषय प्रधान तथा अपने एक सुनिश्चित उद्देश्य को लेकर निकाली जाती हैं। कुछ पत्रिकाएं केवल नवीन कथाकारों की कहानियां छापती हैं। सारिका, माया आदि में पहले कहानियां छपा करती थी। कई पत्रिकाएं ज्योतिष जैसे विषयों की जानकारी के लिए छापी जाती हैं। इंडिया टुडे साप्ताहिक पत्रिका है जो अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों भाषाओं में छपती है। इसमें ज़्यादातर राजनीतिक समाचार होते हैं। अखबार स्वतंत्र होने चाहिए और उसमें वही सामग्री छपनी चाहिए जो सत्य, शिव तथा सुंदर हो, परंतु ऐसा नहीं हो पाता। इनके स्वामी बड़े बड़े पूंजीपति ही होते हैं। उनके संबंध विभिन्न राजनीतिक दलों से होते हैं, जिसके कारण कोई भी अखबार विचारों की अभिव्यक्ति पूरी तरह से नहीं रख पाता। अवसर मिलते ही वह पार्टी विशेष का समर्थक बनकर उसी का गुणगान करने लगता है। पत्रिकाओं की स्थिति अखबारों से थोड़ी भिन्न होती है, किंतु जो पत्रिकाएं राजनीति से जुड़ी होती हैं उन्हें अक्सर परेशान होना पड़ता है। माया और मनोहर कहानियां जैसी पत्रिकाएं हलचल मचाने वाली पत्रिकाएं हैं। कोई न कोई धमाका करना इनका काम है। अतएव ऐसी पत्रिकाओं को अपने दृष्टिकोण में सुधार लाना चाहिए। वर्तमान युग में अखबार एवं पत्रिकाओं का महत्व निरंतर बढ़ता जाता है। प्रायः प्रत्येक पढ़ा लिखा व्यक्ति अखबार पढ़ने के लिए उत्सुक अवश्य होता है। इसीलिए अखबार एवं पत्रिकाओं के मालिकों एवं संपादकों को चाहिए कि वे अपने दायित्व को समझें तथा समाज की सहज उन्नति के लिए सदा सचेत रहकर ऐसी खबरें छापें जो सही तथा समन्वयवादी हो। इस निबंध के विषय के अनुसार आपने देखा कि किस तरह से इस निबंध में सबसे पहले पैराग्राफ में हमें ये बताया गया कि आखिर समाचार पत्र और पत्रिकाओं का क्या महत्व है, उनकी हमारे समाज में और देश में क्या भूमिका है। इसके बाद समाचार पत्र क्या होता है, पत्रिकाएं क्या होती हैं, उनके अलग अलग पन्नों में कौन कौन सी विशेषताओं के साथ खबरें छापी जाती हैं, उनकी विशिष्टताएं क्या हैं, इन सब विषय वस्तुओं की जानकारी हमें दूसरे, तीसरे और चौथे क्रमशः इन पैराग्राफों में जानने को मिली। इसके बाद में हमें ये जानने को मिला कि इन समाचार पत्रों में कुछ पाठक जो हैं वो किन किन तरह की खबरें पढ़ना पसंद करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैंने आपको बताया था कि संपादकीय पढ़ने के लिए कुछ पाठक जो हैं वो अखबार लगाते हैं। इसके बाद में हमें अखबारों के प्रकार देखने को मिले और फिर अंतिम पैराग्राफ में हमने जाना कि आखिर किस तरह से जो है हम इन अखबारों को, समाचार पत्रों, पत्रिकाओं को और ज़्यादा बेहतर और देश के लिए, समाज के लिए और ज़्यादा कारगर बना सकते हैं। और सहज उन्नति की अगर हम बात करें तो सदा हमेशा सचेत रहकर खबरें जो है वो छापी जानी चाहिए, सही होनी चाहिए और समन्वयवादी होनी चाहिए। तो निबंध की यही विशेषता है। मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ, एक एक निबंध पढ़ रहा हूँ, आपको निबंधों की विशेषताओं का पता चलते जा रहा है और आप समझ पा रहे हैं कि आखिर हमें एक अच्छा निबंध किस प्रकार लिखा जा सकता है हमारे द्वारा। इसके बाद में अगला जो विषय है वो है वीरत्व का महापर्व विजयदशमी। चलिए देखते हैं इस पर निबंध भला किस प्रकार लिखा जा सकता है। अक्सर ऐसे विषयों पर प्रश्न पत्रों में हमसे पूछ लिया जाता है और कहते हैं कि विजयदशमी पर निबंध लिखिए, तो वहाँ पर आपको ये निबंध बहुत काम आएगा। और मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि आप इस PDF को पढ़ के ऐसी की ऐसी नकल को अपने प्रश्न पत्र में उतार दें। मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जितना भी कंटेंट आपको इस चैनल पर समझाया जाता है उसे आप अच्छी तरह से समझें, अपने आप से रिवीजन करें, मेहनत करें और एक अच्छा उत्तर जो हमने बताया है
जो जो चीज़ें हम आपके साथ साझा करते हैं उसकी मदद से स्वयं से लिखिए। कभी भी मैं ये नहीं चाहता कि आप जो है वो नकल करके कुछ लिखें। तो देखते हैं अब इस निबंध को किस तरह से लिखा गया है। लिखा है कि हमारे देश में विजयदशमी का महत्व दो तरह से है। प्रथम तो यह पर्व उस महान स्मृति का प्रतीक है जिस दिन दुराचारी पापात्मा रावण का वध मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने किया था, और इस प्रकार अधर्मी का अंत करके लंका में धर्म की पताका फहराकर श्री रामचंद्र अपनी भार्या सीता जी और भाई श्री लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या दीपावली के दिन आए थे। विजयदशमी शरद ऋतु का विशेष पर्व है। शरद ऋतु वो है जिसमें नदियों का जल निर्मल हो जाता है, आकाश बादल रहित हो जाता है। आजकल रामलीला के रूप में ही दशहरा अथवा विजयदशमी का ज़्यादा महत्व है। ऐसे मौक़ों पर बच्चों का उल्लास और साहस देखने लायक होता है। विजयदशमी का चरम उत्कर्ष होता है दशमी के दिन अथवा जिस दिन रावण मारा जाता है। इस दिन प्रायः सभी रामलीलाओं के प्रबंधक रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के काफ़ी बड़े बड़े पुतले बनाते हैं। इन पुतलों के अंदर काफ़ी बारूद भरी होती है। बारी बारी से इन पुतलों में राम के बाण द्वारा आग लगाई जाती है। आग लगते ही पुतले कारीगरी के साथ भरी बारूद में विशेष चमक पैदा होती है और ऐसा लगता है कि क्षण भर के लिए मानो पुतलों ने कीमती जेवर और रत्न पहन रखे हो। किंतु क्षण भर बाद ही बारूद अपना रंग लाती है और पुतले धू धू कर जलने लगते हैं। मान्यता है कि पुतलों का पीठ के बल गिरना अच्छा नहीं होता। पुतले प्रायः सामने राम को नमन करते हुए गिरते हैं। दशहरा अथवा विजयदशमी का त्यौहार ऐसा त्यौहार है जो हमें यह बताता है कि हमेशा अधर्म पर धर्म की विजय होती है, पाप पर हमेशा पुण्य की विजय होती है, सच्चाई का उजागर अवश्य होता है तथा एक न एक दिन लोगों को असलियत का पता अवश्य लग जाता है। दशहरे के बारे में यह भी कहा जाता रहा है कि यह क्षत्रियों का त्यौहार है, लेकिन जातियों के आधार पर त्योहारों को बांटना उचित नहीं है। विजयदशमी भी अब दुर्गा पूजा का चरमोत्कर्ष है अथवा रामलीला का आखिरी दिन। देश काल परिस्थितियों के अनुकूल पर्वों के स्वरूप भी बदले हैं। दशहरा भी अब तक सार्वजनिक त्यौहार बन गया है जो श्री राम के वीरत्व, उनकी न्यायप्रियता एवं दयालुता का संदेश प्रतिवर्ष देता है। तो आपने देखा किस तरह से विजयदशमी पर यह निबंध लिखा गया था और एक क्रम से एक श्रृंखला में पूरी जानकारी हमें जो है इसके बारे में दी गई। और जैसा कि मैंने आपको पहले गुण बताया था निबंध का, अच्छे निबंध के क्या गुण होने चाहिए, जब हमने चर्चा की थी तो मैंने आपको बताया था ना कि आकर्षक भी होना चाहिए। तो आपने देखा कि इस निबंध में पहला ही जो पैराग्राफ था वो कितना आकर्षक ढंग से लिखा गया था। इसके बाद में अब जो अगला है वो बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध है। हमारा निबंध पढ़ना सीखना भी हो ही रहा है, साथ ही साथ हमें अच्छी अच्छी जानकारियाँ भी मिल रही हैं इस अध्याय में। अब जो निबंध है वो है विद्यार्थी जीवन पर। चलिए देखते हैं कि आखिर विद्यार्थी जीवन पर निबंध किस तरह से लिखा जाना चाहिए। विद्यार्थी ही देश के भावी कर्णधार है। शिक्षा के द्वारा विद्यार्थी के जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया जाता है। जिस काल में वह पूर्ण मनोयोग से विद्या अध्ययन करता है उस काल को ही विद्यार्थी जीवन कहते हैं। इस काल में विद्यार्थी जो कुछ सीखता है वह आजीवन उसके काम आता है। विद्यार्थी जीवन छात्र के जीवन की ऐसी विशिष्ट अवस्था है जिसमें उसे सही दिशा का बोध होता है। इसलिए इस काल को सतर्कता से व्यतीत करना चाहिए। मनुष्य के शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक और नैतिक गुणों का विकास विद्यार्थी जीवन में ही होता है। विद्यार्थी का उद्देश्य मात्र ज्ञानार्जन ही नहीं होता, वरन ज्ञान की वृद्धि, शारीरिक मानसिक विकास एवं चारित्रिक सद्गुणों की वृद्धि भी उसका लक्ष्य होता है। पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त जो भी उत्तम साहित्य उसे मिलता है उसका विद्यार्थी अध्ययन करता है। वह महापुरुषों के चरित्र से प्रेरणा ग्रहण करता है तथा उसके अनुभवों से अपने जीवन को आलोकित करता है। विद्या अध्ययन में विद्यार्थी को आलस नहीं करना चाहिए। विद्यार्थी जीवन में उसका मस्तिष्क कोमल होता है। उसे जैसी शिक्षा दी जाती है वैसी ही शिक्षा वह ग्रहण कर लेता है। विद्या से उसमें आत्मसुधार की प्रवृत्ति बढ़ती है। विद्यार्थी जीवन में विद्या के साथ ही चारित्रिक विकास का भी महत्वपूर्ण स्थान है। चरित्रहीन व्यक्ति अपने जीवन में कुछ भी अर्जित नहीं कर सकता। चरित्र के द्वारा ही विद्यार्थी में अनेक सद्गुणों का विकास होता है। हमारे पूर्वजों ने विद्यार्थी के लिए आवश्यक गुणों की चर्चा करते हुए कहा था कि विद्यार्थी का प्रमुख कार्य विद्या का अध्ययन है। उसे अच्छी से अच्छी विद्या प्राप्त करने में संकोच नहीं करना चाहिए। ऊंच नीच का भेद भुलाकर निसंकोच भाव से विद्यार्थी को विद्या ग्रहण करनी चाहिए।
विद्यार्थी को अनुशासन प्रिय तथा संयमी भी होना चाहिए। अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा, विनय तथा भक्ति का भाव रखना चाहिए। विद्यार्थी को अपने मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना चाहिए। स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ जीवन में ही निवास करता है। अतः विद्यार्थी की शारीरिक व मानसिक विकास की ओर समान रूप से विद्यार्थी को ध्यान देना चाहिए। प्राचीन काल में विद्यार्थी सीधा साधा किंतु उच्च विचारों वाला जीवन व्यतीत करता था, परंतु आज का विद्यार्थी अपने इस बहुमूल्य जीवन के प्रति समर्पित नहीं रह गया है। आज तो वह पैसे के बल पर पैसे के लिए ही विद्या प्राप्त कर रहा है। विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता और स्वच्छंदता की प्रवृत्ति निरंतर बढ़ रही है। आज के विद्यार्थी का लक्ष्य ज्ञानार्जन नहीं रहा है, उसका उद्देश्य किसी न किसी प्रकार परीक्षा उत्तीर्ण करना रह गया है। देश के प्रत्येक विद्यार्थी का कर्तव्य है कि उत्तम शिक्षा के द्वारा वह अपना सर्वांगीण विकास करे, उसका लक्ष्य ऊंचा हो, वह झूठी शान तथा सभ्यता के पीछे न भागे, अपनी संस्कृति व मूल्यों को त्याग कर पाश्चात्य सभ्यता का पीछा न करे। गुणी और साहसी विद्यार्थी ही देश की रक्षा का भार उठाने में सक्षम होंगे। विद्यार्थी को अपने जीवन को सफल बनाने के लिए गुरुजनों का आदर करना चाहिए। विद्यार्थी को देश का सच्चा निर्माता तभी कहा जा सकता है जब वह चारित्रिक, मानसिक और शारीरिक दृष्टि से पूर्ण समर्थ हो। विद्यार्थी को चाहिए कि वह अपना विद्यार्थी जीवन केवल मौज मस्ती में ही न गुजार दे। वास्तव में विद्यार्थी जीवन की सफलता ही भावी उन्नति की आधारशिला है। तो आपने देखा कि यह निबंध किस तरह से लिखा गया था। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा और यह निबंध अनुकरणीय भी था। इस निबंध को पढ़ के हम इसे अपने जीवन में इसका अनुकरण भी कर सकते हैं, क्योंकि हम भी तो विद्यार्थी ही हैं। इसके बाद में अगला निबंध है स्वावलंबन पर। स्वावलंबन का मतलब क्या है? देखिए, स्वावलंबन का अर्थ है स्व अवलंबन, अर्थात अपना सहारा लेना, किसी दूसरे के सहारे की आशा न रखना। कोष्ठक में लिखे हमारा हाथ जगन्नाथ, अर्थात अपने हाथ ही ईश्वर है, यानी अपने हाथ ईश्वर के समान हमारी कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। जो लोग अपने हाथों की शक्ति का सहारा छोड़कर दूसरों के बूते पर अपने जीवन की नौका चलाना चाहते हैं, वैसे लोग कहे जाते हैं जो गंगा जल को छोड़कर किसी गंदे तालाब का पानी पीने की लालसा रखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति राम नाम का भरोसा छोड़कर किसी अन्य से अपनी कामना की पूर्ति कराना चाहता है, वह व्यक्ति ऐसा है जो परोसा भोजन छोड़ दूसरों से एक और भोजन प्राप्त करने की कामना करता है। देखिए, यहाँ पे लिखा है, राम नाम छाड़ी जो भरोसा करे और को, तुलसी परोसो छोड़ी मांगे क्रूर कौर को। यही दशा स्वावलंबन की भी है। परमात्मा ने सभी मनुष्यों को एक जैसा बनाया है। सभी के हाथ, पैर, नाक, कान सब एक जैसे ही दिखाई पड़ते हैं। फिर हम क्यों दूसरों का सहारा लेने की कामना करें? हम स्वावलंबन पर विश्वास नहीं करते, इसी कारण हम दूसरों की मदद प्राप्त करने की कामना करते हैं। हमारे वेदों में भी कहा गया है, उठो जागो तथा ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान यही है कि आप अपनी शक्ति को पहचानो। दूसरे की ओर ललचाई नजरों से देखेंगे तो वे तुम्हें गुमराह कर देंगे, तुम्हारा शोषण करेंगे, तुम्हें जीवन भर उठने नहीं देंगे। अपना उत्थान अपने आप करना होता है। हो सकता है आपका कुछ प्रयास शुरू में निरर्थक चला जाए, किंतु प्रयास करते करते आपको सफलता जरूर मिलने लगेगी। जो आदमी प्रयास ही नहीं करेगा, वह सफलता भी कैसे प्राप्त करेगा? स्वावलंबन के बिना सफलता प्राप्त करना नितांत कठिन काम है। उद्यमी, आत्मनिर्भर व्यक्ति ही लक्ष्मीवान बनते हैं। केवल भाग्य के भरोसे बैठे रहने से कोई काम कैसे बन सकता है? इसलिए भाग्य भरोसे बैठना छोड़कर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनना चाहिए, अपने पैरों पर खड़े होना चाहिए। ऐसा करने पर सफलता जरूर मिलेगी। स्वावलंबी को अपने प्रयास हमेशा जारी रखने चाहिए। जो बीच में ही हिम्मत हार जाते हैं, वे अपने लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? जो खुद प्रयास करने से बचेगा, हिम्मत हारेगा, अपनी जान जोखिम में डालने से परहेज करेगा, वह अपनी मनचाही वस्तु भला कैसे पाएगा? मनचाही वस्तु प्राप्त करने के लिए श्रम करना पड़ता है, जान की बाजी लगानी पड़ती है। स्वावलंबन मन की एक स्थिति है जो जीवन में आंतरिक प्रेरणा देकर मनुष्य को अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने का उत्साह जगाती है। स्वावलंबन का आश्रय लिए बिना मानव परजीवी होता है और यह स्थिति नितांत अस्थायी और क्षणभंगुर होती है। कोई सहारा कितना ही मजबूत क्यों न हो, एक न एक दिन वह टूटता जरूर है। इसलिए व्यक्ति को अपना सहारा अपने आप बनना चाहिए। भारत में आजकल स्वावलंबी बनाने की भावना को जोर पकड़ने लगी है। भ्रष्ट राजनीतिक मनोवृत्ति ने देश की शासन व्यवस्था को जर्जर बना डाला है। ऐसी दशा में देश के भीतर एक आक्रोश तथा बेकारी की आग सुलग रही है। युवकों तथा पढ़े लिखे लोगों में यह असंतोष कुछ अधिक ही देखा जाता है। इसलिए पुनः भारत में स्वावलंबी बनने की आवश्यकता अनुभव की जाने लगी है। स्वावलंबी के लिए
कुटीर उद्योगों तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देना एक उपादेय उपाय है। नवयुवकों को धोखे में ज्यादा नहीं रखना चाहिए। स्वतंत्रता के 50 वर्ष बाद चीन एक महाशक्ति बन गया है। पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था दिनों दिन हमसे ज्यादा मजबूती की ओर बढ़ रही है, किंतु हम अपने देश के नौजवानों के लिए कुछ भी तो नहीं कर पा रहे। इसीलिए नौजवानों से यही कहना सर्वाधिक उचित होता है कि वे स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना शुरू करेंगे और उन्हें हाथ जगन्नाथ बनकर उनकी मदद जरूरी करेंगे। इसके बाद में आपने देखा कि किस तरह से स्वावलंबन का महत्व हमारे जीवन में होता है। अब अगला जो निबंध है वो है जीवन में खेलों का महत्व। अक्सर ये निबंध भी पारीक्षिक दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है और परीक्षा में पूछ लिया जाता है, तो मैं इसे भी आपके सामने पढ़ता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है कि मानव जीवन में खेलों का एक विशिष्ट स्थान है। मानव दिन भर काम करने के बाद थक जाता है, उसे मनोरंजन की आवश्यकता होती है और विश्राम की भी। खेलकूद से जहां मानव की थकान दूर होती है, वहां उसके स्वास्थ्य के लिए भी खेलकूद का होना लाभदायक है। महाकवि कालिदास ने कहा है कि धर्म के साधनों को पूरा करने के लिए मानव का देह स्वस्थ होना परम आवश्यक है। जब मानव देह से स्वस्थ नहीं होता, तब उसका मन भी किसी काम को करने को नहीं करता। स्वस्थ देह में स्वस्थ मन का वास होता है। शिक्षा से बौद्धिक विकास होता है। स्वस्थ व्यक्ति के देह में नई स्फूर्ति एवं ताजगी होती है। मानव को स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम और खेलकूद का अभ्यास करते रहना चाहिए। वैसे खेलकूद के साथ साथ व्यायाम लाभप्रद होता है। दंड बैठक, खो खो, कबड्डी, दौड़ आदि ये देशी व्यायाम है। इन्हें कहीं भी किया जा सकता है। कुछ खेल ऐसे होते हैं जिनमें सामग्री के लिए खर्च की आवश्यकता होती है, जैसे हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल आदि। ये विदेशी खेल कहलाते हैं और इन पर खर्च भी होता है। घर के अंदर भी खेले खेल जाते हैं, जैसे चौपड़, शतरंज, ताश, कैरम, टेबल टेनिस और लूडो आदि। खेलों से मानव का स्वास्थ्य अच्छा रहता है तथा मनोरंजन भी होता है। इनसे देह में स्फूर्ति आती है और रक्त संचार ठीक रहता है। खेलों में सभी बच्चे भाग लेते हैं। विभिन्न स्थानों, विभिन्न घरों से आते हैं, इसलिए खेलों के खेलने से सहयोग, अनुशासन, सहानुभूति, मेलजोल की भावना का पूर्णतः विकास होता है। खेल भावना का सुंदर स्वरूप खेलों के खेलने से ही प्राप्त होता है। अपने देश और विदेश में खेलों के कार्यक्रम होते रहते हैं। खेलों की कमेंट्री सभी लोग समान रूप से ट्रांजिस्टरों पर ध्यानपूर्वक सुनते हुए देखे जाते हैं। इन खेलों का आंखों देखा हाल रेडियो पर सुना जा सकता है और दूरदर्शन पर भी कुछ खेलों का सीधा प्रसारण होता है। विदेशों में खेलकूद पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जबकि खेलों में हमारे देश की प्रगति मंद कही जा सकती है। 1982 में एशियाई खेलों का आयोजन हमारे देश भारत में हुआ था। हमारे देश के लिए परम गौरव का विषय था। भारतीय खिलाड़ियों ने इसमें अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। स्पष्ट है कि खेलों के प्रति हमारी रुचि बढ़ती जा रही है। तो ये निबंध भी आपको समझ में आया होगा और ये भी पता चला होगा कि एक अच्छा निबंध आप इस विषय पर कैसे लिख सकते हैं। इसके बाद में अगला निबंध है हमारा देश भारत। यहाँ पे लिखा है, महान उर्दू कवि इकबाल ने ठीक कहा है, यूनानी, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहाँ से, बाकी अभी तलक है नामो निशा हमारा। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मां हमारा। उनकी ये पंक्तियां भारत की संस्कृति, सभ्यता की भव्यता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करती है। वैसे तो सभी को अपनी मातृभूमि पर गर्व है, पर भारत भूमि तो स्वर्ग से भी महान है। कहा भी गया है, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो इस धरा शिरोमणि भूमि पर जन्मा है वह अत्यंत भाग्यवान है। उत्तर में हिमालय की हिमा मंडित गगनचुंबी चोटियां हैं, जिन पर श्वेत बर्फ चांदी के समान चमकती है। तीनों ओर से समुद्र जिसके चरण पखारता है, गंगा यमुना जैसी नदियां जिसके हृदय का कंठहार है, तथा सूर्य की किरणें केसर के फूलों की तरह शोभा बरसाती है। ऐसा देश भारत, इस देश की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए कवि राम नरेश त्रिपाठी लिखते हैं, गूंज रही है सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। भारत विश्व सभ्यता का जनक है। संसार के अन्य देश जब अशिक्षित तथा नग्नावस्था में थे, तब भी यह उन्नति के चरम उत्कर्ष पर था। भारत ने ही मानव को सभ्यता का पहला पाठ पढ़ाया। विश्व की प्राचीनतम पुस्तक वेद तथा विश्व की प्राचीनतम भाषा संस्कृत ने भी इसी देश की, ये भी सभी भाषाएं देन है। उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण जैसे महान और पवित्र ग्रंथों की रचना इसी देश में हुई। इसी धरा ने अध्यात्म का पाठ समूची मानवता को पढ़ाया तथा ज्ञान, भक्ति, धर्म, कर्म की त्रिवेणी यहाँ पर प्रवाहित की। मेरा देश विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों का संगम स्थल है। केवल इसी देश में विभिन्न संस्कृति को समान रूप से फलने फूलने तथा पल्लवित होने का अवसर प्राप्त हुआ। इस देश की संस्कृति में विभिन्न संस्कृतियों की धाराएं मिली तथा वे एक प्राण से
जो है आप कह सकते हैं एक प्राण हो गई। अनेक धर्मों, मंतों, संप्रदायों तथा वादों को जन्म देने वाले हमारे देश भारत ने विभिन्न संस्कृतियों को आत्मसात कर लिया है। भारत की प्राचीन वास्तुकला आज के वैज्ञानिकों को विस्मय में डाल देती है। भारतीय कला और कारीगरी द्वारा निर्मित वस्तुएं अनेक देशों में जाती थी। इसी समृद्धि के कारण यह देश सोने की चिड़िया कहलाता था तथा सभी के आकर्षण का केंद्र भी था। इसी आकर्षण के कारण अनेक आक्रमणकारी यहाँ पर आए। हमारे भारत देश में अनेक मंत्र दृष्टा, ज्ञानी, ऋषि महात्माओं एवं विद्वानों ने जन्म लिया। राम, कृष्ण, महावीर, बुद्ध, नानक, कबीर, विवेकानंद, गांधी, अरविंद जैसे महामानवों ने यहाँ जन्म लेकर इसका मान बढ़ाया। इसी धरती पर शिवाजी, राणा प्रताप जैसे वीर, हरिश्चंद्र जैसे सत्यवादी, अर्जुन जैसे धनुर्धर, कालिदास, वाल्मीकि, तुलसीदास, सूरदास, रविंद्रनाथ टैगोर जैसे अनेक कवियों ने जन्म लिया। इसी पुण्य भूमि पर आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, जगदीश चंद्र बसु, चंद्रशेखर वेंकट रमन तथा होमी भाभा जैसे महान वैज्ञानिकों ने जन्म लिया। भौतिकवादी जगत को तेन यकतेन भुंजिता का आदर्श भारत ने ही दिया है। हमारे देश ने ही संसार को अपरिग्रह का संदेश दिया। इसी धरा ने समूची मानवता को स्व के संकुचित दायरे से निकलकर पर की परिधि में जाने का मार्ग प्रशस्त किया है। भारत भूमि ने ही स्वार्थ, संघर्ष, असंतोष, मद, अहंकार तथा जड़ता से त्रस्त मानव को कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन का सूत्र दिया है तथा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया का पावन मार्ग दिखाया। सत्य, अहिंसा, अस्तेय जैसे मानवीय गुणों की सृष्टि भी इसी धरा पर हुई है। तो देखा आपने हमारे देश का कितना गौरवशाली इतिहास रहा है और निसंदेह इस इतिहास के बूते पर हम आगे बढ़ेंगे, प्रगति करेंगे, सीखेंगे और हम भी भारत का जो वर्तमान है इसको गौरवमयी बनाएंगे, कोशिश रखेंगे बनाए रखने की। इसके बाद अगला जो निबंध है वो है दीपावली पर। बहुत ही सभी का प्रिय त्यौहार यह होता है। तो चलिए इसके ऊपर जो निबंध लिखा है उसको समझते हैं। कैसा लिखा है? दीपावली हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है। इसे प्रतिवर्ष कार्तिक मास की अमावस्या को मनाया जाता है। दीपावली एक ऐसा पर्व है जिसके आगे पीछे कई पर्व मनाए जाते हैं। धनतेरस से इस पर्व का आरंभ होता है। इस दिन लोग लक्ष्मी, गणेश, बर्तन तथा पूजा की सामग्री खरीदते हैं। धनतेरस के अगले दिन व्यापक रूप से सफाई की जाती है तथा भगवती लक्ष्मी के आगमन के लिए घर बाहर काफ़ी सजावट की जाती है। इसे छोटी दीपावली कहा जाता है। इस दिन लोग घर के आसपास सरसों के तेल के दिए जलाकर रखते हैं। इस दिन से अगले दिन दीपावली का महापर्व आता है। इस पर्व में मिठाई, खील, बताशे, चीनी के खिलौने तथा अन्य सजावटी सामान, पुष्पमालाएं, धूप, अगरबत्तियाँ आदि अवश्य खरीदी जाती है। लोग इस अवसर पर अपने मित्रों, संबंधियों को मिठाइयाँ उपहार में देते हैं। शाम को दीपक जलाए जाते हैं और पूजन की तैयारी की जाती है। लक्ष्मी और गणेश जी की प्रतिमा को स्नान कराकर चंदन, धूप, पुष्पमाला आदि चढ़ाकर विधिवत पूजन करके प्रसाद समर्पित किया जाता है। कुछ लोग दीपावली के दिन रात 12 बजे भी भगवती लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दीपावली के पर्व की शुरुआत कब से हुई, इसके विषय में अनेक कथाएं हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा यह है कि रावण का वध करने के उपरांत जब भगवान राम अयोध्या वापस आए थे तो लोगों ने उनके स्वागत के लिए घर बाहर सभी जगह दीपक जलाए थे। दीपक जलाने का रिवाज तभी से चला आ रहा है। इस अवसर पर श्री राम की पूजा करने का विधान होना चाहिए था, लेकिन आज लोग लक्ष्मी, गणेश की पूजा करते हैं। हिंदू धर्मशास्त्रों के अनुसार लक्ष्मी समृद्धि तथा धन संपत्ति की देवी है। भगवान गणेश जी मोदक प्रिय तथा आमोद और सुख देने वाले हैं। वे विद्या के समुद्र तथा बुद्धि के देने वाले हैं। गणेश जी की इन्हीं विशेषताओं के कारण शायद उनकी अर्चना शुरू की गई होगी। इस प्रकार दीपावली की विशेषता है कि आराधक जहाँ एक और धन, लक्ष्मी, श्री समृद्धि चाहता है, वहीं ज्ञान, विद्या, बुद्धि का भी अभिलाषी है। दीपावली का पर्व दोनों प्रकार की आकांक्षाओं की पूर्ति करने का अवसर देता है। दीपावली का पर्व ऐसे समय आता है जब ना तो ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा ठंड पड़ती है, यानी जाड़ा पड़ता है। वर्षा ऋतु के बाद पैदा हुए कीड़े मकोड़े, मक्खी, मच्छर दीपावली के त्यौहार के सिलसिले में की जाने वाली सफाई से समाप्त हो जाते हैं। दीपावली के त्यौहार में जहाँ अनेक गुण हैं, वहीं उस त्यौहार के कुछ दुर्गुण भी हैं। जैसा कि पहले लिखा जा चुका है कि इस त्यौहार के साथ 5 त्योहारों का मेल मिलाप है: धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा प्रतिपदा का, भ्रातृ द्वितीया यानी भाई दूज। इन 5 दिनों तक खान पान में कुछ न कुछ व्यतिक्रम होता ही रहता है, इसलिए इस त्यौहार के आसपास के दिनों में खाने पीने में पूरा संयम बरतना चाहिए। दीपावली एक खर्चीला त्यौहार है। कुछ लोग कर्ज लेकर भी इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। नए कपड़े पहनते हैं, कार्ड भेजते हैं तथा डटकर मिठाई खाते हैं। नतीजा यह होता है कि आम नागरिक को पूरा महीना
तंगी से काटना पड़ता है। इस प्रकार यह त्यौहार आम लोगों के लिए सुखकारी होने की जगह दुखकारी सिद्ध होता है। दीपावली के पर्व के विषय में आम धारणा यह भी है कि इस त्यौहार के दिन जुआ खेलने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती है तथा वर्ष भर धन आता रहता है। ऐसे अंधविश्वास के कारण लक्ष्मी और गणेश के पूजन का यह महापर्व लोगों के आकस्मिक संकट का कारण बन जाता है। कुछ लोग जुए में अपना सर्वस्व एक ही रात में गवा बैठते हैं। सारांश यह है कि दीपावली एक मंगलमय त्यौहार है जिसे व्यक्तिगत तथा सामूहिक दोनों प्रकार से मनाने की आवश्यकता है। इस पर्व को सार्वजनिक रूप से धूमधाम के साथ मनाया जाना चाहिए ताकि हम अपने पर्वों त्योहारों के इतिहास और महत्व को अधिक अच्छी तरह से जान सकें और उनमें यदि कहीं कोई बुराई हो तो उसे दूर भी कर सकें। दीपमाला निश्चय ही हमें अंधकार से हटाकर प्रकाश की ओर ले जाती है। इसके बाद अगला निबंध है स्वामी दयानंद सरस्वती। अब देखते हैं इन पर निबंध किस तरह से लिखा गया है। लिखा है, धरा जब जब विकल होती, मुसीबत का समय आता, तब तब किसी न किसी रूप में महामानव चला आता। जिस समय संसार में अनीति और अत्याचार अपनी सीमा को लांघ जाते हैं, चारों तरफ स्वार्थ ही स्वार्थ का बोलबाला होता है, बड़े छोटों को, बली निर्बलों को और धनी निर्धनों को सताने लग जाते हैं, तब समय का दिव्य झूला पृथ्वी की ओर झुक जाता है और किसी महान विभूति को पृथ्वी पर छोड़ जाता है। वह विभूति बाद में अपनी असाधारण प्रतिभा द्वारा विश्व को चमत्कृत कर देती है। स्वामी दयानंद जी का जन्म भी ऐसे समय में हुआ जब समाज में नाना प्रकार की कुरीतियाँ और जोर पकड़ रही थी। पराजय का अंधकार छाया हुआ था। ऐसे समय में आपने जो समाज सुधार के कार्य किए, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए थोड़ी है। स्वामी दयानंद जी का जन्म 1824 में गुजरात प्रांत में टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। आपके पिता नाम अंबा शंकर था और वे शिवजी के उपासक थे। उन्होंने आपका नाम मूल शंकर रखा। वे बचपन से ही प्रतिभाशाली और चिंतनशील बालक थे। महान व्यक्तियों के जीवन में साधारण घटनाएं ही क्रांतिकारी परिवर्तन ला देती है। वे अभी 18 वर्ष के ही थे कि उनके पिताजी ने शिवरात्रि को व्रत रखने की आज्ञा दी। पिता की आज्ञा का पालन करके बालक शिव मंदिर में जागता रहा। सभी भक्त सो गए, तभी आधी रात को उसने देखा कि चूहे आकर मूर्ति के ऊपर दौड़ धूप कर रहे हैं। वस्तुओं को खाकर चले जाते हैं। बालक चिंतनशील होने के कारण सोचने लगा, जो भगवान चूहों से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, वह दूसरों का उद्धार कैसे रख सकता है। उन्होंने तब से सच्चे शिव को खोजने के मन में ठान ली। जब किसी महान आत्मा को ज्ञान की ज्योति मिलती है, तब उसके लिए अधिक से अधिक पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। इन्हीं दिनों बहन और चाचा की मृत्यु हो जाने पर उनके मन में प्रश्न उठ खड़ा हुआ, मृत्यु क्या है, इसका रहस्य क्या है। इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने के लिए बालक विचलित हो उठा। घर को त्याग कर ब्रह्मचारी रहने की ठान ली। हरिद्वार में जा पहुँचे। स्वामी पूर्णानंद जी जो संन्यास लिया, उनकी आज्ञा पाकर वे मथुरा में स्वामी बिरजानंद जी के पास चले गए। गुरु बिरजानंद जी लौकिक चक्षुओं से हीन थे, लेकिन उनके पास ज्ञान का विशाल सागर था। स्वामी दयानंद जी ने उनसे वेदों का ज्ञान प्राप्त करके मूल शंकर से दयानंद बन गए। ज्ञान प्राप्त करने पर गुरुजी ने उस ज्ञान को संसार में फैलाने की आज्ञा दी। उन्होंने देश भर में भ्रमण किया। अपने विचारों को स्थायी रूप देने के लिए आर्य समाज की स्थापना की। सबसे पहले आर्य समाज की नींव मुंबई में डाली। राजस्थान में उपदेश दिए। देश के कई राजा आपके शिष्य बन गए। उन्होंने देशवासियों को स्वतंत्रता के लिए भी जगाया। उनका कहना था कि बुरे से बुरे स्वर को भी अच्छा से अच्छा परकीय राज्य से श्रेष्ठ होती है। सत्यार्थ प्रकाश आपका प्रसिद्ध ग्रंथ है। आप गौ माता को भारतीय संस्कृति का प्रतीक मानते थे। अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे गौवध के विरोध में सारे देश में गौरक्षा का एक मत तैयार किया। अंग्रेजों को इस मत के आगे झुकना पड़ा। स्वामी दयानंद जी एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने उसे समय फैली कुरीतियों, अंधविश्वासों, मूर्ति पूजा का विरोध किया। बाल विवाह, छुआछूत को बुरा बताया। स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह को उचित ठहराया और उचित उहाराया, यानी कि स्त्री की शिक्षा जरूरी है, विधवा विवाह इनको उचित ठहराया। वेदों का प्रचार किया। राष्ट्रभाषा हिंदी को माना, हिंदी का प्रचार किया। इन सभी कार्यों से देश धन्य हुआ। इसके बाद में अगला निबंध है महंगाई की समस्या पर। अब देखिए, इस निबंध की आवश्यकता हमें पड़ सकती है आज के युग में। लिखा है कि महंगाई की समस्या भी भारत के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो रही है। अर्थशास्त्र के नियम अनुसार महंगाई का प्रमुख कारण उपभोक्ता वस्तुओं का अभाव तथा मुद्रास्फीति है। जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं की कमी कई बातों पर निर्भर करती है। इनमें से कई तो दैवीय होती है, जैसे भारी वर्षा, हिमपात, अल्प वर्षा, अकाल तूफान, फसलों को रोग लग जाना, विपरीत मौसम, ओले पड़ना आदि। इसके अलावा कृत्रिम अथवा मानव द्वारा भी की गई काली करतूतों द्वारा भी जीवन उपयोगी वस्तुओं का कृत्रिम अभाव पैदा किया जाता है।
फिर उन वस्तुओं को ज़्यादा कीमत वसूल करके बेचा जाता है। इस प्रकार के काम व्यापारियों द्वारा किए जाते हैं। वे किसी वस्तु विशेष की जमाखोरी करके बनावटी अभाव पैदा करते हैं, फिर उस वस्तु को ज़रूरतमंदों के हाथों बेचकर मनमाने दाम वसूलते हैं। महंगाई उपयोगी वस्तुओं के अभाव, मुद्रास्फीति, जमाखोरी, शासकीय शिथिलता के कारण बढ़ती है। महंगाई बढ़ने का एक बड़ा कारण यह भी है कि भारत में उपभोक्ता संगठनों में सक्रियता नहीं है। कहा जाता है कि एक बार अमेरिका के पास उत्पादकों के बिना समुचित कारण बताए मांस के दाम बढ़ा दिए। उपभोक्ताओं का आपस में संगठन था, कीमतें अपने आप नीचे आ गई। उत्पादन का एकाधिकार भी महंगाई का एक कारण बनता है। पहले स्कूटर एक या दो कंपनियां ही बनाती थी, दुगने दामों पर स्कूटर बिकता था, लेकिन अब एकाधिकार खत्म हो गया है। अब स्कूटर ज़्यादा महंगा नहीं है और उपभोक्ता की पहुंच में है। यदि हम जनसंख्या वृद्धि को महंगाई का एक कारण नहीं मानेंगे तो अन्याय होगा। देश की आबादी निरंतर बढ़ रही है, ऐसी दशा में ज़मीन को तो बढ़ाना मुश्किल है, दाम को बढ़ाना आसान हो जाता है। खाद्य सामग्री के मूल्यों में वृद्धि, कपड़ों के दामों में वृद्धि, सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं, बिजली, पानी, आवास, यातायात, रेल, हवाई जहाज आदि के दामों में वृद्धि का प्रकारांतर से बहुत बड़ा जनसंख्या में वृद्धि है। इस पर काबू पाने पर हम सीमा तक कीमतों पर काबू पा सकते हैं। भारत में महंगाई निरंतर बढ़ती जा रही है। सरकार द्वारा उत्पादित माल में तथा सरकारी उपक्रमों के उत्पादनों में वृद्धि तीव्र गति से हो रही है। देश में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जिसका भरपूर लाभ जो है वो जमाखोर और मुनाफाखोर उठा रहे हैं। अर्थशास्त्री कहते हैं कि देश विकास की ओर अग्रसर होता तो है, तो चीज़ों के भाव स्वतः बढ़ने शुरू हो जाते हैं। कीमतों के बढ़ने के साथ साथ उसी अनुपात में रोजगार के अवसरों एवं लोगों की आय में भी वृद्धि होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन और भत्तों में भारी वृद्धि जो होती है, उसका लाभ उठाकर उत्पादकों ने महंगाई पर अंकुश लगाने का जो भी प्रयास किए, उनका किसी भी क्षेत्र में कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद में अगला निबंध है विज्ञान के लाभ और हानियाँ। ये भी अक्सर विज्ञान के चमत्कार के नाम से, विज्ञान के आविष्कार के नाम से और विज्ञान के लाभ और हानियों के नाम से आता है प्रश्न पत्र में निबंध। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से समझिएगा। विज्ञान को यदि हम विशेष ज्ञान मान लें तो इसके लाभ ही लाभ हैं, क्योंकि ज्ञान कभी हानिप्रद नहीं होता। आजकल विज्ञान साइंस के पर्यायवाची के रूप में प्रचलित है। कला विषयों के साथ ही साइंस शब्द जोड़ा जाता है। विगत 10 दशकों में यानी 100 सालों में विज्ञान की अभूतपूर्व उन्नति हुई है। चिकित्सा के क्षेत्र में, आवागमन के क्षेत्र में, युद्ध सामग्री निर्माण के क्षेत्र में, वस्तुओं के परिरक्षण के क्षेत्र में, छपाई के क्षेत्र में, संचार साधनों प्रसारण के क्षेत्र में, सुविधा पूर्ण जीवन जीने के क्षेत्र में और न जाने कितने क्षेत्रों में विज्ञान ने अपनी उपादेयता प्रमाणित की है। लंबी दूरियां हवाई जहाज़ द्वारा अल्प समय में तय कर ली जाती हैं। इसके अतिरिक्त संगीत तथा मनोरंजन के इतने अधिक साधन बाजार में उपलब्ध हो गए हैं कि आप बड़े से बड़े स्वर साधक या तथा कलाकार को घर बैठे सुन सकते हैं, देख सकते हैं तथा उसकी साधना का आनंद उठा सकते हैं। यह सब कैसे संभव हुआ? विज्ञान के द्वारा। विज्ञान मानव श्रम को बचाता है, उसे इतनी सुविधाएं देता है कि वह अंततः सुविधा भोगी ही रहना चाहता है। परिश्रम करने से वह घबराने लगता है, थक जाता है और पुनः सुविधाओं की खोज में जुट जाता है। विज्ञान का दुरुपयोग होने से भी कई हानियां होती हैं। परमाणु शक्तियों का उपयोग बमों को बनाने हेतु होता है। यह देखकर पूरा विश्व आतंकित है। परमाणुविक अस्त्रों की यह दौड़ हमें कहाँ पहुँचाएगी, हमें ज्ञात नहीं है। विज्ञान के वरदान टीवी, द्रुतगामी वाहन, मदिरा, मनोरंजन के साधन, इंटरनेट आदि अत्यधिक स्तरों पर प्रयुक्त हो रहे हैं। विज्ञान के कुप्रयोग से गरीबों और अमीरों के बीच का अंतर भी बढ़ा है। भारत में सुविधाएं बढ़ जाने के कारण वैज्ञानिक चिकित्सा उपकरण आम जनता को भी सुलभ होने की वजह से लोगों की जीवन गुणवत्ता में भी काफ़ी सुधार आ गया है। वैसे तो विज्ञान का अत्यधिक उपयोग हर देश के लिए विनाशकारी है, किंतु भारत जैसे निर्धन देश के लिए यह और भी अनिष्टकर है। आज हमारे देश में मोटर कारों तथा स्वचालित वाहनों का उपयोग काफ़ी बढ़ रहा है, लेकिन प्रदूषण की चिंता इसलिए नहीं की जा रही है कि उसका प्रभाव अकेले पर एक पर नहीं है, पूरे समाज पर पड़ता है, जबकि कार का सुख केवल एक व्यक्ति और उसका परिवार भोगता है। निष्कर्ष यह है कि अनावश्यक रूप से वैज्ञानिक सुविधाओं अथवा विज्ञान के उपहारों का उपयोग हम में अनेक प्रकार के दुर्गुणों और दुर्भावनाओं को जन्म देता है। इसलिए इसके लाभों को हमें एक सीमा तक ही अपनाना चाहिए, क्योंकि लाभों के साथ साथ विज्ञान को ऊपरी लिखी हानियाँ भी कम नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय पूरी तरह से समझ में आया होगा कि अच्छे निबंध की विशेषताएं क्या होती है और एक निबंध लिखते समय उन विशेषताओं का उपयोग किस तरह से किया जाना चाहिए ताकि निबंध को अच्छा निबंध और
आकर्षक निबंध बनाया जा सके। आप ज़रूर अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर करके हमें बताइएगा और आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, साथियों, सहपाठियों, मित्रों, परिजनों के साथ में। इसी तरह के वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। ना पसंद आने पर 2 बार डिसलाइक के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मेरी आपसे फिर जल्दी मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।